ओके, तो कल हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था यूनिट 8 चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो आज हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स करनी है और न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कूलम्स लॉ की एटलीस्ट आपको बेसिक्स होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूले को यूज़ करना कैसे है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक चार्ज है, Q1 बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं Q2, सही है। तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो क्या होती है, लिखने का तरीका क्या था, पहले वो चीज़ लिखते हैं जो फोर्स लगा रही है, यानी कि यहाँ पर Q2 फोर्स लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q1 पे लगा रहा है। यहाँ पर Q2 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, किस पर लग रही है, 2 पर लग रही है, ठीक है। और दरमियान में इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो R हो जाएगा, इनके सेंटर से डिस्टेंस में, ठीक है। इस फोर्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। R मेरे पास K किसके बराबर था, मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ नो, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 1/4 पाई लिख सकता हूँ मैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, तो यहाँ क्यू नॉट क्या एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहे हैं, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। ओके, तो यानी कि जो दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होंगी इन वैक्यूम वो इसके बराबर होंगे, ठीक है। वैक्यूम मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा सा VAC इसके बराबर से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब हमने कल एक और बात पढ़ी थी कि इन केस ये अभी वैक्यूम है, लेकिन मैं एक काम करूँ कि एक मैंने कंटेनर लिया यहाँ पर, ओके, यहाँ पे लिया मैंने कंटेनर में क्या डाल दिया मैंने, कुछ कुछ भी डाल दिया मैंने, हनी डाल दिया, ठीक है। और इन चार्जेस को मैंने हनी के अंदर डिबो दिया, ठीक है, हनी के अंदर डिबो दिया। अब क्या होगा, अब मीडियम चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। अब ये एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, ये कुछ यहाँ पर टर्म ऐड हो जाएगी। ओके, तो अब मैंने क्या बताया था, परमिटिविटी करती क्या है, दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस को डिक्रीज कर देती है। तो इस मीडियम की परमिटिविटी निकालने का क्या फॉर्मूला था, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। वाइल एप्सिलॉन आर क्या था आपके पास, एप्सिलॉन आर एक नंबर था, ये आपको बता देंगे कि फॉर एग्जांपल वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी थी। जब मैंने हनी में डिप किया इसको तो इसकी परमिटिविटी 10 टाइम्स हो गई। 10 टाइम, जो 10 टाइम होगा वो क्या बताएगा मुझे, एप्सिलॉन आर की वैल्यू। और इसकी वैल्यू तो हमें पता है वो क्या थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 8.85 into 10 raised to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, सही है। तो एप्सिलॉन आर एक नंबर होगा, जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी निकालने का ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, सही है। अब इसकी जगह अब जब मीडियम में डाल देते हैं तो एफ एम लिख सकता हूँ, अब ऑब्वियसली फोर्स चेंज हो जाएगी क्योंकि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो गई। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, ये नहीं एप्सिलॉन, Q1 Q2 और आर स्क्वायर। ये कब है फॉर्मूला, जब किसी मीडियम में है। ये फॉर्मूला कब है, जब हम किसी वैक्यूम में जहां पर कुछ भी नहीं है। ओके, अब ये देखिए एक बात और, ये देखें फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला किसके बराबर है, इस चीज को हटा दें और इस पूरे फॉर्मूले को दें किसके बराबर है, इसी के बराबर है ना। तो मैं इस पूरी टर्म की जगह ये चीज लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ मैं, एफ एन यानी कि फोर्स इन किसी मीडियम में, एफ यानी कि वैक्यूम में, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, सही है। ये कि एफ ए सी क्या है, फोर्स वैक्यूम के अंदर, एप्सिलॉन आर के परमिटिविटी वैल्यू कितनी हो गई, और फोर्स इन मीडियम, और के की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए, फाइल लिख लें, याद होना चाहिए कांस्टेंट है।
के इज इक्वल गिवन देते हैं तो वो इसी वजह से 8.98 इंटू 10⁻⁹ और इसकी यूनिट थी, इसी की यूनिट को उल्टा करते हैं बस, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो अब हम इसकी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इतनी बेसिक्स आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, पहले अभी नोट कर। ओके, तो अब हमने वर्क एग्जाम्पल 8.1 करनी है जो आपके पेज नंबर 164 पे मौजूद है। ओके, प्रॉब्लम पढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है? The electron and proton of hydrogen atom are separated by approximately 8.3 into 10⁻⁻11 meters। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है हाइड्रोजन एटम में और वो कितने डिस्टेंस में मौजूद हैं? 8.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटॉन हो गया, ओके, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स, लेट्स से r। ठीक है, अब क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए अब देखिए, इलेक्ट्रॉन बोलेगा प्रोटॉन को अट्रैक्ट करो, ठीक है, तो मैं इस फोर्स को कैसे लिखूंगा? इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है प्रोटॉन पे, यानी कि फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोलेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स बाय कौन लगा रहा है? प्रोटॉन। किस पे लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है। ठीक है, पहले जो आएगा जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा जो आएगा जिस पे फोर्स लगेगा। ओके, तो ये फोर्स सबसे पहले मैंने कैलकुलेट करनी है, जहाँ पढ़ लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, और डायरेक्शन नहीं पता बोल रहे हैं। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालनी है मुझे दोनों पार्टिकल्स के दरमियान। ओके, एंड आखिरी पार्ट में बोल रहे हैं कि व्हाट इज योर कंक्लूजन अबाउट दीज फोर्सेस, यानी कि आपका क्या कंक्लूजन है जब आप रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे, जब हम दोनों निकालेंगे तो मैं बताऊँ। इलेक्ट्रिक फोर्स के निकालने का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर? यानी कि K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, एंड F G जो होगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G इज इक्वल टू M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ओके, सही है। अब Q1 Q2 की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन लिख लें यहाँ पे। तो K चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इनका दरमियान का डिस्टेंस, और यहाँ पर एफ जी इज इक्वल्स टू जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज बता दें। ओके, आ जाए एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो डाटा क्या है? सबसे पहले तो मेरे पास डाटा में क्या है लिखना होगा? मेरे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सही। दूसरा चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है अभी इस टाइम पे? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। ओके, और कूलम कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? कूलम कांस्टेंट की वैल्यू अभी बताई थी, कितनी थी? 8.98 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अब मास लिखना है मुझे। मास यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो मास भी लिख लेता हूँ। 9.1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। सही है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अभी भी डिस्टेंस तो अभी भी सेम है दोनों का, कितना है? 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, फाइंड क्या करना है मुझे? फाइंड मुझे करना है इसके अंदर क्या?
इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स से तो आप क्लियर है ना, यानी कि जैसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट हैं इनके पास चार्ज है वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और अगर दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास मास है वो ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी दो पर्सन बैठे हैं तो उनके पास मास है तो वो एक दूसरे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फोर्स बहुत कम होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे की तरफ नहीं आ रहे होते हैं। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम के, मतलब सोल्यूशन में सबसे फॉर्मूला लिख लें। क्या था फॉर्मूला, मैंने बताया के चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन ओवर आर स्क्वायर। फॉर्मूलास में वैल्यूज पुट कर कूलम कांस्टेंट की वैल्यू 8.98 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे तो आपने यहाँ पर माइनस लिखा है तो आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। मैं तो बोलता हूँ ज़रूरी, मतलब ज़रूरत नहीं है अगर आप साइन पुट भी करें यहाँ पे, मैं तो बोलता हूँ फ़र्क नहीं पड़ता प्रॉब्लम पे, तो आप मैं तो बोलूँगा कि ज़्यादा बेहतर है कि साइन पुट ना करें, ठीक है। जहाँ पर जिस फॉर्मूले में साइन पुट करना होगा मैं बता दूँगा, कूलम्स लॉ में आप साइन पुट नहीं करें, ओके। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन का स्क्वायर 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर, ओके। अब मैंने बराबर में वैल्यूज लिख रखी हैं तो क्योंकि मुझे बार बार देखना ना पड़े, तो एफ ई जो है वो आ जाएगा मेरे पास कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आइटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो कितनी होगी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। इस रिजल्ट को अभी याद रखिए। ये पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट रिलेशन, दूसरा पार्ट कहाँ लिखूँ, यही लिख लेते, यही लिखना दूसरा पार्ट भी। दूसरे पार्ट में क्या है कि मुझे कैलकुलेट करनी है क्या, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला G(m)(e)(m)P ओवर आर स्क्वायर। एफ जी इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 1.6 इंटू 10⁻⁻37, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय इनके दरमियान अभी वो डिस्टेंस सेम ही है, तो कितना है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। पूरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एफ जी इज इक्वल्स टू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻⁻47। खैर आंसर मैंने थोड़ा सा देखने में गलती हुई उसमें, वो था 8.2 इंटू 10⁻⁻8। ओके, अब इन दोनों फॉर्मूलास को देखें। आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहे हैं इन दोनों फॉर्मूलास में? इन दोनों चीज़ों को भूल जाए, ये दोनों नंबर है ना 8.2 और 3.2 नंबर, इन दोनों को भूल जाए और इन दोनों नंबर्स को देखें, एक्सपोनेंट -9 और एक्सपोनेंट -47। कौन सा इसमें छोटा है? ये वाला बहुत ही ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू दिस। ये एक्सपोनेंट -9 में जा रहा है, एक्सपोनेंट -47 में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन निकला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो मच 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 ग्रेटर देन होती है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स की। मतलब बहुत ही ज़्यादा है, -9 और -47 कहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी फोर्स है। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो आप अब ये वाली प्रॉब्लम कर लें, देन हम 8.2 प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, ओके। ओके, तो हमने अब 8.2 कर लिया। 8.2 हम पढ़ते हैं क्या है प्रॉब्लम। 8.2 है आपके पेज नंबर 165 पे, ओके। टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं जिनका इक्वल है मैग्नीट्यूड, इन अ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में रखे हुए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज है, बोलिए मैं पॉजिटिव चार्ज Q, राइट, Q1
और दूसरा है Q2, ठीक है। और Q1 Q2 को इक्वल बोला है इन्होंने, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, Q1 बराबर है Q2 के, राइट। अब इनकी वैल्यू कुछ बराबर होगी किसी नंबर तो सिर्फ मैं Q बोल देता हूँ, ओके बोल सकता हूँ, ओके। ये बात याद रखिए, इनके दरमियान का डिस्टेंस मुझे दिया गया है 50 सेंटीमीटर्स, 50 सेंटीमीटर्स दिया गया है, ओके। और ये किसमें रखे हैं, वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, एंड repel each other with a force of 0.1 न्यूटन। यानी कि जब मैंने इनको वैक्यूम में रखा 50 सेंटीमीटर पे, तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, ओके, कुछ फोर्स से रिपेल किया। कितनी फोर्स से रिपेल किया, वो फोर्स से रिपेल किया 0.1 न्यूटन की फोर्स से रिपेल किया। तो मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज। तो इन ये चार्ज की जो Q की वैल्यू है, यानी कि दोनों के बराबर है ना, तो मुझे वो निकालनी है। पहला पार्ट में ये पूछ रहे हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इफ दे प्लेस इन अ इंसुलेटिंग लिक्विड हुज परमिटिविटी 5 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम। यानी कि अब मैंने क्या किया, इन्हीं चार्ज को किसी दूसरे पार्ट में क्या किया, इन्हीं चार्जेस को, दोनों चार्जेस को किस में रख दिया मैंने, किसी उसमें रख दिया, क्या कहते हैं, इंसुलेटिंग लिक्विड में रख दिया, लिक्विड में रख दिया, आप अज्यूम कर लें, ठीक है। और इसकी परमिटिविटी, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई क्या, इसकी जो परमिटिविटी है, एंड इट्स परमिटिविटी इज 5 टाइम दैट ऑफ, यानी कि इसकी जो परमिटिविटी है वो 5 टाइम्स दैट ऑफ वैक्यूम है, सही है। ये फॉर्मूला समझ आ गया। और अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये क्या था, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यही एप्सिलॉन आर जो है वही मेरे पास क्या है, 5 है, ओके। ये बात समझ आ गई, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पर कोर चीज़ है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो डाटा पे आ जाए, डाटा बनाते हैं। डाटा में सबसे पहले मुझे क्या बोल रहे हैं कि दो चार्जेस हैं, Q1 बराबर है किससे, Q2 के, और वो Q के ही बराबर है, सही है। इनके दरमियान जो वैक्यूम में फोर्स है, याद रखिएगा, जो चार्ज जब वैक्यूम में रखे हुए थे, जब उनकी फोर्स कितनी थी, 0.1 न्यूटन, ओके। और मुझे इनके दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ था, वो कितना दिया हुआ था, 50 सेंटीमीटर्स। अब मुझे मीटर्स में जाने के लिए 50 को डिवाइड कराना पड़ेगा 100 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर्स, सही। तो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले फाइंड करना है मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, यानी कि एक चार्ज का निकाल लूंगा, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मुझे दोनों का बता रहा होगा, सही। और दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी थी, कि फोर्स निकालनी थी, राइट, कि दूसरे पर कैलकुलेट द फोर्स। हाँ, जब हमने किसी इंसुलेटिंग लिक्विड में रखा था ना, मैंने डायग्राम मिटा दी, जब किसी इंसुलेटिंग लिक्विड में रखा हुआ था तो ऑब्वियसली फोर्स कुछ कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि परमिटिविटी डिक्रीज कर दी गई फोर्स को। तो जब हमने लिक्विड में डाला तो चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी हो जाएगी, मैंने Fm बोल रहा हूँ उसको, सही है, Fm बोल दिया, सही। अब देखें इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। अब Q1 Q2 की वैल्यू बराबर है Q के, तो मैं ये लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे में। Q1 Q2 तो बराबर है ना एक दूसरे के, तो Q इंटू Q, Q इंटू Q, Q स्क्वायर, सही है ना, मैं ये लिख सकता हूँ, सही। अब मैं क्या करना है, मुझे Q की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ के डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ के मल्टीप्लाई करा दूंगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सही है। मैं क्या करूँगा, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में VAC लिख दूँ क्योंकि वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, VAC इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। सिर्फ फॉर्मूले को अरेंज किया मैंने Q स्क्वायर के लिए, सही है, इतनी बात क्लियर है, सही। अब मुझे क्या करना होगा, जस्ट रूट ले लें,
यहाँ पे स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा, तो क्यू टेकिंग स्क्वायर में बोथ साइड लिख लीजिएगा, और यहाँ पर FVACR² ओवर के। ओके, FAC मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर के लिखा हुआ था। अगर के की वैल्यू वैक्यूम में इतने के बराबर होती है, कहेंगे जो मैं भी लिखूंगा 8.98। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं अंडर रूट ऑफ वैक्यूम में फोर्स कितनी थी 0.1, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन कितना था 5.3 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू क्या थी 8.98 इंटू 10⁻9। ओके, जो क्यू की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे, आप जब अपने पूरे कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट कर देंगे इस बारे, तो कैलकुलेटर में जब आप अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू निकल के आएगी कितनी 1.7 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो चार्ज वैक्यूम में, जब हमने वैक्यूम में रखा हुआ था इन दोनों चार्जेस को, जब उनके दरमियान का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर्स था और 401 न्यूटन मीटर आई थी, तो चार्जेस के मैग्नीट्यूड इतने थे, यानी कि Q 1.7 कूलम, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड। ओके, अगर मुझे इसको माइक्रो कूलम में लिखना तो कैसे लिखूंगा, देखिए एक जीरो को इधर ले जाता हूँ तो 0.17, ओके, और ये एक कम हो जाए यहाँ से -6, अगर मैं एक और जीरो लगा देता तो यहाँ 5 आ जाता, सही है। अब ये -6 बराबर होता है माइक्रो कूलम में, तो 0.17 माइक्रो कूलम। माइक्रो बराबर होता है किसके, माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻6। तो कहीं भी आप माइक्रो देखें तो समझ जाए 10⁻⁻6 है। पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया कि इसके अंदर चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, अब दूसरा पार्ट करना है मुझे, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, जब मैंने दोनों चार्जेस को किस में डाल दिया, एक लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स इनकी हो जाएगी कम, राइट, और वो फोर्स निकालनी है मुझे। अब मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, F इक्वल्स टू, जब हम किसी मीडियम में डाल दें तो क्या फॉर्मूला हो जाता है 4πε0 इंटू चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेंगे ना, चाहे मैं वैक्यूम में जाके देखूं चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, और जैसे दो इंसान है, ठीक है, दो इंसानों को मैं पानी के बाहर देखूं उनका मास कितना है, पानी के अंदर देखूं तो तकरीबन सेम आएगा, खैर अगर तकरीबन सेम आएगा, राइट, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ Q² बोल सकता हूँ मैं, और Q² मैंने यहाँ पर निकाला है, सही, Q² ओवर R², ठीक है। अब देखें ये जो फोर्स थी, ये वाली जो फोर्स है, ये पूरी ये वैक्यूम में बन गई, या खैर आप ऐसे ही लिख लो, मैं आपकी आसानी के लिए कर देता हूँ 4πε0 इंटू εr Q इंटू Q ओवर R², सही है। अब ये पूरी फोर्स किसके बराबर बन गई, जब हम किस में हैं, वैक्यूम के अंदर है, राइट, तो मैं इस पूरी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताएं, VFVAC डिवाइड बाय εr। ओके, अब मुझे एक चीज गिवन थी दूसरे पार्ट में, क्या गिवन था, दूसरे पार्ट में क्या गिवन था, डेटा में लिखना भूल गया, क्या गिवन था कि जो परमिटिविटी है मीडियम की वो 5 टाइम्स है किसकी, यानी कि परमिटिविटी है जो मीडियम की वो कितनी है 5 टाइम्स है किसके, ε0 के, सही है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, εr इंटू ε0, तो यहाँ पर εr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, सही है। तो आप बस वैक्यूम में आपको फोर्स गिवन थी कितनी थी 0.1, और εr की वैल्यू कितनी हमने निकाल ली यहाँ से 5 हो गई, तो यहाँ से फोर्स इन मीडियम बोल देता हूँ इसे, फोर्स इन मीडियम, तो 0.5 डबल 0.2 न्यूटन। अब बताएं वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा है या मीडियम में फोर्स ज़्यादा है या वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा है,
वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा है। तो ये बात भी याद रखें कि हमेशा जो फोर्स इन वैक्यूम होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है किससे, फोर्स इन मीडियम में। ये बात क्लियर है? ओके, तो हमें यही दो बातें पूछी गई थी इस वाली प्रॉब्लम में। देन हम इसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, अब हम वर्किंग एग्जाम्पल करते हैं 8.3। 8.3 काफ़ी है इंटरेस्टिंग। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, तीन चार्जेस हैं। एक है Q1, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, +2 माइक्रो कूलम, सही। Q2 है, एंड Q2 जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, +3 माइक्रो कूलम, ठीक है। और Q3 है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, +4 माइक्रो कूलम, सारे पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, अब माइक्रो का मैंने क्या बताया कि एक्सपोनेंट -3 कर लें, इसको एक्सपोनेंट -6 कर लें कूलम, इसको करें 3 × 10⁻⁻6 कूलम, और इसको भी कर लें क्या 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अच्छा, आर प्लेस्ड, यानी कि ये तीनों जो आर प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखे हुए, एयर की परमिटिविटी 1 ही होती है। ओके, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एयर की परमिटिविटी 1 होती है, तो E इज इक्वल टू, एयर की परमिटिविटी क्या होती है, अप्रॉक्स 1 होती है। ओके, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एयर के लिए हम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो वैक्यूम के लिए होता है। ओके, तो अब ये तमाम इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे लगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी तमाम साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, तो इसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसकी साइड की लेंथ कितनी दी हुई है तमाम साइड्स की, वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स। 10 सेंटीमीटर से दी हुई है ना, लेट्स सी, देख लूँगा एक बार, गलती ना हो जाए। हाँ, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मीटर्स में जाना है तो 90 डिवाइड बाय 0, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 मीटर्स। ओके, दूसरी चीज ये, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ Q3। अब देखिए इसको डायग्राम से समझो। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q3, सही है, एक ही है, ठीक है, और एक यहाँ रखा हुआ है, लेट्स से दूसरा पॉजिटिव है, और मैंने बोल दिया ये इसको Q1 बोल दिया मैंने इसका ना थोड़ा साइड पे करना, Q3 बोल दिया मैंने इसको। ओके, और यहाँ पर Q2 बोल दिया, यानी कि इसका इनका मतलब ये है कि ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना ट्राइंगल के, इन्हें कहते हैं हम क्या, ट्राइंगल के एंड पॉइंट्स को क्या कहते हैं, वर्टिसेस। ये एक वर्टिसेस, ये वर्टिसेस, वर्टिसेस। तो एक एक वर्टेक्स पे क्या रखा हुआ है, एक एक चार्ज रखा है। मैंने Q3 यहाँ लिख दिया, Q1 रख दिया, Q2 रख दिया। आप चेंज कर सकते हैं इनका पोजिशन, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने Q3 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो फाइंड क्या करना है, मुझे फोर्स ऑन Q3, मैंने 3 बोल दिया बस, ठीक है, फोर्स ऑन Q3 बोल दिया मैंने, सही, फोर्स ऑन 3। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन पे फोर्सेस देखें। Q3 पर Q1 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा है। अब उसको बना लें फोर्स को। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि कूलम फोर्स होती है वो इनके सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग लगती है। ये थोड़ा सा मैंने, मेरी डायग्राम थोड़ी ख़राब है, तो ये बिल्कुल लाइन जो आती है बिल्कुल सीट से आएगी, सही। तो यहाँ पर इस पर यू फोर्स लग जाएगी, राइट। अब इस फोर्स को लिखने का क्या तरीका होगा, आप लिख के बताएं मुझे, क्या होगा, फोर्स बाय 1 ड्यू टू 3 कह सकता हूँ मैं, सही। और थोड़ा सा ना बड़ा एरो बना देते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा सा काम करना होगा हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये फोर्स कौन सी है, फोर्स बाय 1 ड्यू टू 3, सही। और अब ये भी इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो हम यहाँ भी बना देते हैं इसको। ये क्या है, फोर्स बाय 2 ड्यू टू 3, ठीक है। इतनी बात है। अब आपके बुक में है ना एक बहुत लंबा इसका मेथड दिया हुआ, लेकिन मैं आपको है ना आसान वाले मेथड से कराऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली दो वेक्टर्स हैं, ओके।
दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है ना, बेसिकली वही निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये फोर्स है, इस पर नेट फोर्स लग रही है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूँगा तो मुझे Q3 पे नेट फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट फोर्स का, F3 पर जो फोर्स लग रही है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ F1 यानी कि F23 F13 स्क्वायर प्लस F23 स्क्वायर प्लस 2 F23 F13 cos थीटा। ओके, F1 इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, फोर्स निकाल लें, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इनके दरमियान का डिस्टेंस भी पता है मुझे, डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर्स, 0.1 मीटर्स और 0.1 मीटर्स, सही है। तो F1 भी आ जाएगा, F23 भी आ जाएगा और यहाँ से cos थीटा बचा। cos थीटा क्या होता है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल। अब इस एंगल को मुझे निकालना है, इस एंगल को मैं कैसे निकालूंगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तमाम एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। मेरी डायग्राम खराब है इसलिए थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम एंगल कितने होते हैं 60 डिग्रीज के होते हैं। मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी सी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, मुझे सिमेट्री से अंदाज़ा हो रहा है, मतलब सिमेट्री से अंदाज़ा हो रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, सही। मुझे ये भी पता लग रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, मतलब आप देखें भी तो लग रहा है, कि ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल बराबर होगा। ओके, अगर मैं बोलूँ इस पूरी लाइन के दरमियान एंगल कितना है, ठीक है, ये वाली लाइन को मैं अलग साइड पर करके बना, ये वाला एंगल कितना है, ये कितना है 180 डिग्री, सही। तो मुझे दरमियान वाला एंगल चाहिए, मैं क्या करूँ, 80 में से, ये पूरा 80 है, 80 में से 60 निकाल दूँ, ये वाला निकाल दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा ना, ये पूरा 80 है मेरे पास, मुझे ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, तो पूरे 80 में से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकाल दूंगा तो मेरा दरमियान वाला एंगल आ जाएगा, तो ये होगा मेरे पास 180 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज माइनस 60 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री ही आएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60 माइनस 60 120 माइनस 60 तो 160 है, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आप ये भी देखें, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 180 डिग्री, तो वैसे ही पूरा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन दोनों दरमियान के दरमियान वेक्टर्स के दरमियान मुझे एंगल भी पता लग गया, तो यहाँ पर वो मैं एंगल पुट करूँगा cos थीटा की जगह, सही है। F13 और F2 की F23 की वैल्यूज निकाल लेते हैं। आज सोल्यूशन क्या है मेरे पास, F13 निकालना है मुझे। F13 किसके बराबर है, किसके बराबर होता है, Q1 Q3 ओवर R स्क्वायर, और F23 बराबर होगा किसके, Q2 Q3 ओवर R स्क्वायर, सही। और डिस्टेंस जो दरमियान इनके तो वही 0.1 मीटर। वैल्यूज पुट करें, 8.98 इंटू 10⁻⁹ 9। Q1 Q2 की वैल्यूज कितनी है मेरे पास, Q1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻6, और Q3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, Q3 की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है मेरे पास यहाँ पे तैयार, कितना है मुझे, R जो है वो 0.1 मीटर का स्क्वायर, सही है। और Q23 की वैल्यू निकालनी, वो कितनी होगी 8.98 इंटू 10⁻⁹9। Q2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, Q2 की वैल्यू वेरी 3 इंटू 10⁻⁻6, और Q3 की वैल्यू वेरी कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, किसको डिवाइड कराना है मुझे, डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर, समझ आ रहा है। सिर्फ हमने यहाँ से एंगल निकाला है और फोर्स दरमियान, इन दोनों के दरमियान की फोर्स और इन दोनों के दरमियान की फोर्स निकालनी है।
ओके, अब मैंने यहाँ कैलकुलेट, आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो मैंने ऊपर कैलकुलेट करके रखा हुआ है। सो फोर्स 1 की 3 पर जो थी वो थी 7.2 न्यूटन्स, और फोर्स 2 की 3 पर वो थी कितनी, 10.8 न्यूटन्स। ओके, और आपके पास थीटा आपने यहाँ से निकाला हुआ है, वो थीटा कितना है 160 डिग्री, 60 डिग्री सॉरी 60 डिग्री। ओके, अब आपने क्या करना है, Q13 की वैल्यू पता चल गई, Q23 की वैल्यू पता चल गई, 2 तो 2 ही है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, cos 60 डिग्री निकालना है मुझे। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं और हम निकालते हैं क्या, F3। ओके, अच्छा ये मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट में कुछ भी लेना है तो ले। ओके, ये मिटा, अरे यार मुझे मिटाना नहीं चाहिए था वो, खैर चलेंगे बात नहीं। F3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 2 का 1 3 का स्क्वायर प्लस F2 3 का स्क्वायर प्लस 2 F1 3 F2 3 और cos थीटा। F1 3 की वैल्यू क्या थी 7 पॉइंट। ये फॉर्मूला किसके लिए है, दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर के दरमियान अगर एंगल पता है तो उसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पर इन दोनों पे रिजल्टेंट फोर्स ही पूछी हुई है के ऊपर, तो वो रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यूज पे करते हैं, 713 बराबर था 7.2 का स्क्वायर प्लस फोर्स 2 की 3 पर कितनी थी 10.8 का स्क्वायर प्लस 2 F13 कितना है 7.2, F23 कितना है 10.8 और cos 60 डिग्रीज। अब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो आपके पास निकल के आएगी कितनी 15.69 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स जो 3 पर लग रही होगी वो कितनी है 15.69 न्यूटन। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई है कि ये पूरा एंगल था कितना था 160 था, यहाँ पर एक वेक्टर था, मतलब ये पूरा एंगल कितना था 180 डिग्रीज का था, राइट। देन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक वेक्टर था, यहाँ से कितना एंगल था 60 डिग्रीज, और यहाँ पर एक वेक्टर था, उसका एंगल कितना था ये 60 डिग्रीज। तो ये वाला कितना रह गया मेरे पास 60 डिग्री ही रह गया ऑब्वियसली, ठीक। ये जस्ट की पॉइंट है, और इन दोनों के दरमियान अगर मुझे मैग्नीट्यूड पता है इन दोनों वेक्टर का और इनके दरमियान एंगल पता है तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, सही है। ओके, अब हम इसके बाद हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो अब इसके न्यूमेरिकल्स पे आ जाएं, ये पेज नंबर 181 पर होंगे। ओके, मैं भी खोल लेता हूँ पेज नंबर 181, पेज नंबर 181। हाँ, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की हेडिंग है, न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू इक्वल चार्जेस, यानी कि अभी भी इक्वल चार्जेस की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इक्वल चार्जेस इफ दे रिपेल वन अनदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन सिचुएटेड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। फॉर एग्जांपल वही बात बोली है हमें, क्या बोली है, एक चार्ज ये है Q, दूसरा चार्ज है Q1 Q2, सही है। दोनों के मैग्नीट्यूड कितना क्या है, बराबर है Q2 और Q1, यानी कि अगर 1 माइक्रोकूलम है Q1 तो Q2 भी 1 ही माइक्रोकूलम है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना दिया हुआ मुझे 5 सेंटीमीटर। और जब ये वैक्यूम में रखे हुए हैं तो इनके दरमियान अगेन फोर्स कितनी है 0.1 न्यूटन, सही है, 0.1 न्यूटन है इनटू अभी भी फोर्स। तो मुझे क्या निकालना है, ये चार्ज का यही मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, पहला पार्ट में ये निकालना है मुझे। दूसरे पार्ट में मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन, सॉरी दूसरे का आ गया मैं, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द चार्ज इफ दे सिचुएटेड इन एन लिक्विड whose permittivity are 10। ओके, देन अगेन मैंने क्या किया, इन चार्जेस को एक कंटेनर में डाल दिया पानी के,
ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसकी परमिटिविटी अब देखें क्या है, इंसुलेटेड हुज परमिटिविटी वाज 10 टाइम्स ऑफ वैक्यूम, यानी कि इसकी जो परमिटिविटी है वो 10 टाइम्स ऑफ वैक्यूम है। तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करें इसको, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। सिर्फ आपको जब भी ऐसा कुछ आ जाए तो आप इससे फॉर्मूले से कंपेयर कर लिया करें। ओके, अब मुझे क्या करना है और क्या करना है, मुझे व्हाट विल बी द साइज ऑफ द चार्ज। अब मुझे बता, वही इस पार्ट में भी मुझे क्यू ही निकालना है, क्यू ही निकालना है। अभी भी Q1 Q2 बराबर ही होंगे, Q1 Q2 बराबर ही होंगे, लेकिन अब आपको मैंने बताया था जब चार्जेस को इस लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो फोर्स है, जो 0.1 न्यूटन की फोर्स है, यहाँ पर भी 0.1 न्यूटन ही रहे, और मैंने आपको शर्त लगा दी कि आप इसके दरमियान के डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो कैसे 0.1 न्यूटन बनाएंगे आप इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे ना, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, यानी कि फोर्स जो है मैंने बताया था डायरेक्टली फोर्स है Q1 Q2 है, तो Q2 तो R तो चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस मैं मना कर रहा हूँ, डिस्टेंस आप नहीं कर सकते, तो Q1 Q2 की ही वैल्यू को चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या चेंज होगा, F चेंज होगा। तो अब मुझे Q1 Q2 की वैल्यूज ही निकालनी है जिस पर 0.1 न्यूटन फोर्स रहे इस वाले मीडियम में भी। ये बात क्लियर है? ओके, तो डाटा पे आ जाओ। डाटा क्या दिया हुआ है मुझे कि Q1 बराबर है किसके, Q2 के, सही है। इतनी बात, दरमियान का डिस्टेंस इनका कितना है 50 सेंटीमीटर्स, यानी कि 50 को मीटर्स में ले जाएं तो ये जाएगा डिवाइड बाय 100, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.5 मीटर्स। ओके, अब मुझे क्या बोला हुआ है कि फोर्स इन वैक्यूम कितनी थी 0.1 न्यूटन, और मुझे शर्त लगाई गई कि जब मैं इन चार्जेस को इस लिक्विड में ड्रॉप करूंगा तो जब भी फोर्स कितनी रहनी चाहिए, फोर्स मीडियम में 0.1 न्यूटन ही रहना चाहिए। ओके, तो फाइंड क्या करना है, दोनों उसमें क्या फाइंड करना है मुझे, चार्ज इन, मैं ये बोल सकता हूँ कि वैक्यूम में क्या होगा और चार्ज इन मीडियम क्या होगा, उस मीडियम में क्या होगा चार्ज, मैं ये बोल सकता हूँ ना QM से QVC, यानी कि चार्ज जब वैक्यूम में रखे हुए और QM जब चार्ज कितना है, जब किसी मीडियम में डिप करा है। ओके, अच्छा सोल्यूशन, जो फोर्स के लिए फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वैक्यूम के लिए सबसे पहले, वैक्यूम के लिए वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 एक दूसरे के बराबर है, Q स्क्वायर लिख सकता हूँ, Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, इसकी जगह मैं K लिख लूँ, इसलिए K लिख सकता हूँ, मसला तो नहीं है। FVAC K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। ओके, अब R को इधर मल्टीप्लाई करा दें और K को यहाँ ले जाए डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगी यहाँ से, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू F वैक्यूम के अंदर R स्क्वायर डिवाइड बाई K। तो Q स्क्वायर मतलब अगर रूट ले लो दोनों साइड पे, यहाँ भी रूट ले लिया, यहाँ भी रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट हो गया क्या, कैंसिल, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है हमें। FVAC क्या है, जो फोर्स थी वैक्यूम में कितनी है 0.1, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना था 0.5 स्क्वायर, यानी कि मीटर में है या सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और ये तो 8.98 इंटू 10⁻11 नहीं, क्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो मैंने निकाली भी होगी, QVAC वो आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻6 कूलम। अब -6 लिखा हुआ है, -6 को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 1.6 माइक्रो कूलम। तो जब दो चार्जेस थे जिनके दरमियान का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था और फोर्स 0.1 थे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड चार्जेस का इतना था, सही है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना था। ओके, दूसरे पॉइंट में क्या निकालना है मैंने कि अब मैंने इसमें डिप कर दिया, मैंने आपको क्या बोला कि फोर्स 0.1 न्यूटन ही रखूंगा मैं
डिस्टेंस में वैरी नहीं कर सकता दोनों के दरमियान का डिस्टेंस अभी भी पानी के अंदर 50 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन अब क्या चेंज होगी, अब चार्ज की वैल्यू को चेंज करके 0.1 न्यूटन बनाएंगे। ओके आ जाए तो बनाते हैं, मैं ये मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो लें। ओके सो अब मुझे क्या करना है, फोर्स किसी मीडियम में क्या हो जाती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट और चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी भी सेम ही रखूंगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये और आर स्क्वायर, सही। इनके इन दोनों के मैग्नीट्यूड अभी भी सेम ही रहना, क्यू स्क्वायर करते हैं हम। ये वाली चीज़ पूरी किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू पूरी रिपीट ही हो रही है चीज़ अब तो ये वाली चीज़ VAC के बराबर हो जाएगी। तो वैक्यूम में लिख देता हूँ, वैक्यूम FM इज इक्वल्स टू वी फोर्स वैक्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या, मुझे क्या कहा गया सवाल में कि परमिटिविटी जो है क्या था कि जो परमिटिविटी वो 10 टाइम ऑफ वैक्यूम, यानी कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो 10 टाइम्स है किसके, एप्सिलॉन नॉट के। तो इसी फॉर्मूले से कंपेयर करें एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 10, तो यहाँ 10 यहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पुट करते हैं। तो फोर्स इन फोर्स नहीं निकालनी थी, शिट हमने क्यों निकालना था, फोर्स नहीं निकालनी थी मैंने, खैर मैं आपको ये सवाल देना था मैंने करने के लिए, ये आपको देने के मैंने देना था, खैर कोई बात नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि चार्ज की वैल्यू निकालनी है कि चार्ज कैसे निकालना है। सो सिंपली हमने इसको अरेंज करना है, तो हम अरेंज कैसे करेंगे, देखें ये वाली चीज़ किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है, मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को, तो FM इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, सही है। ये पूरी चीज़ है यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगी, सही है। और ये वाली चीज़ है यहाँ डिवाइड होकर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल के है मेरे पास FM, ये चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है यहाँ के मल्टीप्लाई, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन, सही है। और क्या हो जाएगा, आर यहाँ डिवाइड हो रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, वही रूट ले लें, तो ये हो जाएगा FM 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन किसके बराबर था मेरे FM 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर, सही है। अब सारी वैल्यूज पता है आपको, मैं बोला था मीडियम में फोर्स 0.1 होगी, 4 पाई तो है कॉन्स्टेंट, पाई 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी थी 10 थी, एंड आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस क्या था इनके दरमियान का 50 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 5 सेंटीमीटर, कॉन्स्टेंट करते हैं आज 0.1, सही है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 यानी कि पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, सही है। और क्या हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है 0.5 का स्क्वायर, तो ये पूरा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स मीडियम में, चार्ज मीडियम में क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 5.2 इंटू 10⁻6 कूलम, और ये कूलम 10⁻6, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम, ओके, ये हो गया माइक्रो कूलम के अंदर। अब मुझे इसके बाद इसका आखिरी प्रॉब्लम न्यूमेरिकल करना है, तो ये करते हैं आखिरी प्रॉब्लम अब इसकी, चलिए अच्छा। ओके तो अब मुझे इसकी आखिरी प्रॉब्लम करनी है, आखिरी मतलब न्यूमेरिकल करना है। आखिरी न्यूमेरिकल क्या है, हाउ फार अपार्ट मस्ट 2 प्रोटॉन बी प्लेस इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स
electric force acting either one due to other is equal to the gravitational force on a proton at the surface of earth. Okay, इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जैसे मैं छलांग मारूं तो क्या होगा अर्थ पे? मैं नीचे आऊँगा क्योंकि अर्थ मुझे कुछ फोर्स से खींच रही है नीचे, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशन फोर्स ग्रेविटेशन बोल लें या उसको वेट बोल लें, ठीक है? मैं उछलूंगा तो मैं क्या आऊँगा? नीचे आऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई नीचे खींच रहा है। वो कौन खींच रहा है? अर्थ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एज इक्वल टू एम जी, राइट? अब मुझे प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास दो प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, और ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है मेरे पास? ये रखे हुए मेरे पास, ये मेरे पास रखे हुए हैं एक्टिंग ऑन distance is your two proton of equal magnitude acting either due to other equal to gravitational force on. अच्छा, मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार, यानी कि ये कुछ डिस्टेंस पे है, राइट? ये डिस्टेंस पे है, ये दोनों किस डिस्टेंस पे है? अब ये ऑब्वियसली एक दूसरे फोर्स लगाएंगे इधर, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। मैं सिर्फ फोर्स लिख लूँ, ठीक है? और ये मेरे पास क्या है? बेसिकली एक वेट है। तो मुझे आंसर में ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों प्रोटॉन के दरमियान में कितना डिस्टेंस रखूं कि ये वाली जो फोर्स है वो प्रोटॉन पे लगने वाली वेट के बराबर आ जाए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं तो अर्थ मुझे खींच रही है ना नीचे, तो यहाँ पर प्रोटॉन रखूंगा मैं, राइट? और ये प्रोटॉन एट लेट्स से सरफेस पे रखा हुआ है। अज्यूम करें कि ये सरफेस है नीचे और यहाँ पे मैंने प्रोटॉन रख दिया। प्रोटॉन को नीचे खींचेगा ना, अर्थ भी तो खींचेगी ना, अर्थ खींचेगी क्योंकि मुझे भी खींच रही है, आपको भी खींच रही है, सबको खींच रही है। तो ये एम जी थी और ये इसका वेट हो गया। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डिस्टेंस पे आकर इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले वेट के बराबर हो जाएगी? तो सिर्फ इतना सा सवाल है। ओके, सवाल समझ आया? दो प्रोटॉन है, मैं कितना डिस्टेंस रखूं कि इनके दरमियान की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए? वेट के बराबर हो जाए, यानी कि अर्थ जिस फोर्स से प्रोटॉन को खींच रही है। ओके ओके, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये भी प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज सेम हो जाएगा, राइट? ओके, तो मुझे गिवन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को किसके बराबर हो जाए मेरे पास? उसके ग्रेविटेशन फोर्स की या वेट के बराबर हो जाए, ठीक है? ये कंडीशन है मेरे पास इस सवाल की, सही। अब मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है मुझे? किस डिस्टेंस पे आके ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है? किस क्या डिस्टेंस रखूं Q1 या Q2 के बराबर में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इस वेट के बराबर आ जाए। ओके, तो मैं क्या करूंगा? सोल्यूशन इसी कंडीशन को यूज करूंगा। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने बराबर करना है किसके? किसके? वेट के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या था? के क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं? चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्यू पी इंटू क्यू पी, यानी Q1 Q2, यानी कि ये भी प्रोटॉन क्यू पी और ये भी प्रोटॉन क्यू पी, ओके, ओवर आर स्क्वायर। यही डिस्टेंस मुझे निकालना है। और यहाँ पर वेट किसके बराबर हो जाएगी? ये पूरी फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? वेट की, जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन होगा ये ऑब्वियसली। ओके, तो ये क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, के इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम पी, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी। आर के लिए फॉर्मूले को अरेंज करें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? इन दोनों ये दोनों चीज़ों को यहाँ ले जाऊँ, इन दोनों चीज़ों को यहाँ ले आऊँ और इन दोनों चीज़ों को यहाँ ले जाऊँ, मसला तो नहीं है, ठीक है ना? तो के क्यू स्क्वायर ओवर एम जी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ओके, अब क्या करें? दोनों पे क्या ले लें? रूट ले लें। तो यहाँ पर भी चलो, यहाँ पर रूट ले लिया तो साइड पे के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सही है? तो क्या कर दिया यहाँ पर? एम जी आएगा, एम जी। तो स्क्वायर से रूट कैसे? आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के
क्यू स्क्वायर ओवर एम जी। तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला पुट कर दें, अब वैल्यूज पुट करेंगे। के की वैल्यू क्या है मेरे पास 8.98 इंटू 10⁻⁹ सही। और चार्ज की वैल्यू क्या थी, चार्ज की वैल्यू चार्ज इन प्रोटॉन में, चार्ज इन प्रोटॉन लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 और जी की वैल्यू क्या होती है 9 पॉइंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसकी भी वैल्यू क्या होती है 9.88। तो जब पूरा आप जब सॉल्व कर लेंगे इसको कैलकुलेटर में डाल के तो क्या वैल्यू आएगी 0.119 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि जब इन दोनों के दरमियान, इन दोनों प्रोटॉन्स के दरमियान इतना डिस्टेंस होगा 0.119 मीटर्स का, ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर हो जाएगी किसके, ग्रेविटेशन फोर्स के या वेट के, सही है। ओके तो अब हम यहाँ इसकी एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्स लॉ में आने वाले जितने भी एमसीक्यूज होंगे पास्ट पेपर्स वगैरह में वो देख लेंगे, एंड देन उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट करेंगे।